डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजा जमील है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। इस समय मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। साल 2016 को मैं यहाँ पर लेबर वर्कर बनकर आया था, यानी बिल्डिंगों को बनाने का काम। मैं सरियों को जोड़ा करता था और इस काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर था, तो थोड़ी थोड़ी तरक्की तो मेरी होनी ही थी। 2 सालों में मैं सुपरवाइज़र बन गया था, लेकिन फिर भी मेहनत काफ़ी करनी पड़ती थी। और जब यहाँ गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, दोपहर को तो 2-3 घंटे के लिए छुट्टी हो जाती है। मैं इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था। हमेशा यही काम थोड़े ना करता रहूँगा। मेरा ये शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा। तब तक के लिए काफ़ी ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था और मेरी माँ भी भारत में बैठी मेरा इंतज़ार करती रहती है कब मैं साल 2 साल में एक बार यहाँ आता हूँ माँ के पास। लेकिन फिर दोबारा सऊदी अरब में चले जाना पड़ता है, फिर से वही मेहनत वाली जिंदगी। लेकिन एक न एक दिन मेरा भी आएगा। मैं 2022 तक यहीं लेबर वर्क करता रहा था। उसके बाद ये कंपनी किसी तरह के एक कागजाती काम में फंस गई। किसी तरह का कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ था, जिस कारण जितने भी लेबर वर्कर थे उन्हें काम मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कंपनी तो बदलनी पड़ेगी। अगर पैसे मिलेंगे नहीं तो गुजारा कैसे कर पाएंगे। यहाँ शहर काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसीलिए हमने काम बदल दिया। जितने भी मेरे दोस्त थे अलग अलग जगह पर जा चुके थे और एक मेरा दोस्त वो ऑयल रिग पर लग चुका था और उसने मुझे फ़ोन लगाया, जल्दी से तू यहाँ पर आ जा, तेरा मैं इंटरव्यू करवा दूंगा, आसानी से तुझे यहाँ पर काम मिल जाएगा। अगर तुझे नीचे वाली कोई जॉब मिले बुरा तो नहीं मानेगा। मैंने कहा नहीं, बस तू काम दिलवा दे, कोई काम नहीं मिल पा रहा है, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो चुकी है। उसने मेरा इंटरव्यू करवा दिया था, लेकिन एक बड़े से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करना पड़ा था। ऑयल रिग में काम करना बहुत मुश्किल भरा होता है। मुझे लगा था यहाँ ज़मीन खोदनी होगी, उसमें से तेल निकलेगा, बाल्टियाँ भर भर के आपको कैन भरने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं बेवकूफ़ था। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती हैं ज़मीन के अंदर, बड़ी बड़ी पाइप डाली हुई होती हैं, वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है और वो पाइप के ज़रिए ही आगे चला जाता है। यहाँ ज़्यादा काम करने वाला होता ही नहीं। मैं लेबर वर्कर था, क्योंकि मुझे बाहर वाली साइड ही रहना पड़ता था, तो अंदर वाले कंपार्टमेंट्स मैंने देखे तक नहीं थे। और यहाँ कई कमरे अंडरग्राउंड भी बने हुए थे, लेकिन मैं नीचे जाना चाहता था। वहाँ जितने लोग रहते थे उनकी तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा जो साथी था मेरे साथ ही बाहर रहा करता था। हमें बड़ी बड़ी पाइप्स को चेक करते रहना पड़ता था। कई पानी से भरी हुई होती थी, उन्हें चेक करना पड़ता कि पानी की कमी तो नहीं हो रही। बड़े बड़े टैंकर आते वहाँ पानी भरने के लिए। अंदर कैसे काम होता है, कैसे तेल निकलता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। 1 साल के अंदर बाहर वाला सारा काम मैं जान गया था और मुझे उसके बाद सुपरवाइज़र बना दिया गया। मेरा साथी थोड़ा जला था मुझसे कि उसे सुपरवाइज़र क्यों नहीं बनाया गया। उसने तो मुझे काम पर लगवाया था, तो मुझे सुपरवाइज़र बना दिया गया, उसे नहीं बनाया गया। मैं उसे समझा रहा था, वो मेहनत देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं, फिर आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। वो भी मेहनत तो कर रहा था, शायद उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। 6 महीने बाद उसे भी सुपरवाइज़र बना दिया गया। बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसकी खुशी ठंडी हो गई जब मुझे सुपरवाइजिंग से निकाल दिया गया। मुझे अब कंपार्टमेंट के अंदर वाली एक जॉब मिल गई थी। उससे शायद अब बात करने का मौका तक ना मिले। मेरी तनख्वाह बढ़ चुकी थी, लेकिन हम दोनों खुश थे। हम दोनों को प्रमोशन मिली थी। अब हर सुबह मुझे अंदर वाले पहले कंपार्टमेंट में जाना पड़ता और अंदर वाला काम भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मुझे कंप्यूटर चलाना आता था, इसीलिए मैं वो मशीनरी वर्क भी करने लगा था। 4 महीने में मुझे सेकंड कंपार्टमेंट में जाने का मौका मिल गया। तनख्वाह दुगनी हो चुकी थी। यहाँ काम मुश्किल था,
गर्मी ज़्यादा होती थी। बड़ी बड़ी पाइप से पेट्रोलियम मुझे महसूस होता था कि यहाँ से निकल रहा है। ज़मीन में कितने अंदर तक खोदते होंगे, कहाँ से इतना ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता होगा। मैं जानना तो चाहता था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ तो बड़े बड़े इंजीनियर होंगे ना, उन्हें इसके बारे में पता होगा। मैंने एक भी वैसे इंजीनियर से इसके बारे में बात तक नहीं की थी। पीले कपड़ों में हमेशा इंजीनियर रहते हैं, उन्होंने अपना मुंह भी ढका हुआ होता है। उन्हें इंस्ट्रक्शंस है कि वो किसी से बात नहीं कर सकते, और बाकियों को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो भी उनसे बात नहीं कर सकते। 2 महीने में मुझे तीसरे कंपार्टमेंट में जॉब मिल गई थी। अब मैं भी वैसे पीले कपड़े पहनने से एक कदम दूर था। इंजीनियर तो मैं बनने वाला नहीं, इसीलिए शायद ये जॉब मेरी आखिरी होगी। मैं अब तीसरे कंपार्टमेंट में पेपर वर्क करने लगा था, और 1 महीने तक मैंने वो पेपर वर्क किया था। उसके बाद एक रशियन आदमी था जो मुझसे मिलने के लिए आया। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था। पहली बार मैं उस तीसरे कंपार्टमेंट के सफ़ेद वाले कमरे में गया था। वो मेरा इंटरव्यू ले रहा था। हमेशा जब मेरी प्रमोशन हुई, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, मुझे सीधा लेटर दे दिया गया और नई जॉब के बारे में बता दिया गया। लेकिन अब मैं तीसरे कंपार्टमेंट तक कितनी जल्दी पहुंच गया था, मुझे खुद महसूस नहीं हुआ। उस रशियन ने मुझसे हिंदी में बात की थी और मुझे कहा था, तुम्हें नीचे जाने का मौका मिल रहा है, क्या तुम अंडरग्राउंड काम करना चाहोगे? नीचे वाला 4th कंपार्टमेंट जो सबसे खतरनाक होता है, लेकिन तनख्वाह 4 गुना होगी। क्या तुम काम करने को तैयार हो? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या ये कोई सपना तो नहीं? क्या ये सच में हो रहा है? इतनी ज़्यादा तनख्वाह मुझे मिल सकती है? मैंने उनसे कहा, सर मैंने तो इंजीनियरिंग नहीं की है, नीचे तो सिर्फ इंजीनियर जाते हैं ना। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिर्फ इंजीनियर ही नहीं जाते, भरोसेमंद लोग जाते हैं। हम हर समय कैमरे से देखते रहते हैं किन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, किन पर नहीं। तुम्हारी सारी हिस्ट्री निकाल ली है। हैदराबाद में क्या किया करते थे, कहाँ रहा करते थे, कितने ईमानदार हो। तुम्हारे दोस्तों से बात की जा चुकी है, तुम्हारे परिवार से बात की जा चुकी है, स्कूल में जो किसी समय तुम्हारे टीचर हुआ करते थे उनसे बात की जा चुकी है। तुम ये काम के लिए सबसे अच्छे आदमी होगे। मैं हैरान था, आंखें खुली पड़ी थी, लेकिन मैं मना थोड़ी ना कर सकता था। अगर उन्होंने मेरा चुनाव किया है तो मुझ में कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना। स्कूल तक पहुंच गए तो उन्हें यह भी पता होगा मेरे पास कौन सी डिग्री है। साधारण बीए की है मैंने ये बताने की कोशिश भी की, उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे तुम्हारी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है नीचे वाला, लेकिन ईमानदारी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, गलती से भी बेईमानी नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा, बेईमानी कभी आ ही नहीं सकती, मैं मर जाऊंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, और इतनी तनख्वाह मुझे मिल रही है, मेरे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं बेईमानी क्यों करूंगा? मुस्कुराते हुए उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने रख दिया था, पुराने वाले को फाड़ दिया और कहा, नए पर साइन करो। नीचे कई ऐसे रूल्स थे जो मुझे मानने थे। मैंने सभी रूल्स पढ़े बिना ही नीचे साइन कर दिया और उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, अब तुम 4th कंपार्टमेंट में रहने वाले हो, वहीं पर काम करने वाले हो। पीला सूट जो पूरा तुम्हें ढक देगा उसे पहनकर काम करना होगा। मैं थोड़ा सा घबराया था और उसने कहा था, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, नीचे कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन कई और चीज़ें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगी। 3 और लोग हैं जो तुम्हारे साथ नीचे काम कर रहे हैं, जिन्हें तुम इंजीनियर कहते हो। तुम उनसे अब बात कर सकते हो क्योंकि तुम भी उनमें से एक हो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, उन तीनों के सिवा किसी और से बात नहीं कर सकते सिवाय मेरे। यानी जो पहले दोस्त थे, पहले कंपार्टमेंट के या उससे बाहर के, दूसरे कंपार्टमेंट के या तीसरे कंपार्टमेंट के, किसी से बात नहीं करनी है। मैंने हामी भर दी और उस दिन दोपहर को ही मुझे छुट्टी दे दी गई थी। अगले दिन सुबह मुझे 8 बजे वहां पहुंचना था। मेरा दोस्त मुझसे बात करना चाहता था। मैं वो सूट पहनने से पहले ही उसे कह रहा था, देखो मुझे प्रमोशन मिल गई है, मैं नीचे वाले बेसमेंट वाले उस कंपार्टमेंट में पहुंच गया हूं, 4th कंपार्टमेंट। अब मैं इंजीनियर के साथ काम करने वाला हूं। शायद तुमसे आगे बात ना कर पाऊं, तो जब भी तुम मेरे रूम में आया करोगे वहां तुमसे बात कर लिया करूंगा, वरना तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना। उसने कहा, तूने तो बस बीए की थी,
तू इतना आगे कैसे निकल गया? तू कोई इंजीनियर नहीं है, तूने झूठ बोला ना, मैं सबको बता दूंगा, तूने झूठ बोला ना। मैंने कहा उन्हें सब पता है, उन्होंने खुद मेरा चुनाव किया है, वो ईमानदारी देखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि एक दिन तुम भी मेरे साथ आ जाना। वो अभी पहले कंपार्टमेंट तक पहुंचा था। उसे अपनी तनख्वाह की इतनी ज़्यादा खुशी थी, वो मुझे ढूंढ रहा था और मैं तो 4th कंपार्टमेंट तक पहुंच गया था। उससे बात करने के बाद, उसे समझाने के बाद मैं सीधा बेसमेंट की तरफ गया। वो बड़ी लिफ्ट थी जो काफ़ी नीचे तक गई थी। 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा लिफ्ट में। इतनी नीचे जाती गई, मुझे डर ज़्यादा लग रहा था। बंद जगह पर मुझे घबराहट सी होने लगती है, लेकिन इतनी नीचे तक वो लिफ्ट चली गई थी। जब मैं नीचे पहुंचा, नीचे सिर्फ 3 लोग थे जो पेपर वर्क कर रहे थे। वहां एडवांस कंप्यूटर पड़े हुए थे। एक तो जैसे सुपर कंप्यूटर ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा। इतना बड़ा कंप्यूटर मैंने देखा ही नहीं। मैं तो सोचा करता था धीरे धीरे लैपटॉप भी बिल्कुल छोटे हो जाएंगे मोबाइल जैसे, लेकिन यहाँ जो कंप्यूटर था इतना ज़्यादा बड़ा, इतने ज़्यादा तारें बिखरी पड़ी थी। मैं मुस्कुरा रहा था, किसी को जानता नहीं था। सूट मैंने भी पहना था, चेहरा मेरा भी कोई देख नहीं सकता था, ना मैं किसी और का चेहरा देख सकता था। यहाँ ये सूट पहनने के बाद मुझे चेहरा भी ढकना पड़ता। ये बिल्कुल ऐसा सूट था जैसे आप किसी रेडिएशन वाली जगह पर जा रहे हो। ऊपर से नीचे तक ये पीले रंग के कपड़ों में ढका रहना पड़ता था। ये पहला दिन था। उन्होंने मुझसे बात की, मुझे काम समझाया। मुझे नीचे वाली वो बड़ी बड़ी तारें देखनी है, सुपर कंप्यूटर का ध्यान रखना है, और यहाँ पर कई टनल्स बनी हुई हैं। टनल्स में कई पाइप्स लगी हुई हैं। उन पाइप्स का ध्यान से ख्याल रखना है, देखना है कहीं कोई खराब तो नहीं, कहीं से कोई भाप तो नहीं निकल रही। इसी के साथ जो टनल्स के पीछे वाला हिस्सा है वो पूरा जाल बना हुआ है टनल्स का, वहाँ नहीं जाना है। वहाँ सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है, हमारा सीनियर। मुझे नाम नहीं बताया गया था, नंबर दिए गए थे 1, 2, 3 और 4। मेरा नंबर 4 था। हम किसी को नाम से नहीं बुला सकते, नंबर से ही बुला सकते हैं। अगले 15 दिनों तक मैं वहाँ पर काम करता ही रहा था। 15 दिन काम करने के बाद मुझे समझ में आ गया था यहाँ पर करने के लिए कोई खास काम है ही नहीं। ये पाइप्स पूरी तरह से खाली हैं। नीचे वाली जो मेन पाइप है वो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रही। छोटी छोटी पाइप्स ही पीछे की तरफ जा रही हैं, जहाँ तक मैं जा नहीं सकता। आगे वाले सारी टनल्स को मैं इतने दिनों में खंगाल चुका था। कभी कभी एक दिन में मुझे 2-2 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। पीछे वाली टनल से पहले पहले मैं घूम कर आया करता था, तारों को देखा करता था। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, ये पाइप भी पुरानी सी लग रही थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था यहाँ हम काम क्या कर रहे हैं। सिर्फ देखभाल, यानी कि ये जो इंजीनियर हैं इन्हें तो नीचे काम करना चाहिए ना। नीचे से, ज़मीन से तो पेट्रोलियम निकलता है, उसके लिए इन्हें कोई ना कोई काम करना पड़ता है, या बस ये ऐसे ही खाली घूमते रहते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, और यहाँ की नई नई डिश मिलती रहती है। शराब की बोतलें नीचे भरी पड़ी हैं, आप जितनी चाहे उतनी पी सकते हैं। आखिर यहाँ कोई नियम है या नहीं? 10 दिनों तक मुझे यही काम करते रहना पड़ा था। उसके बाद हमारा जो सीनियर था वो काम छोड़कर जा रहा था। नंबर 1 वो काम छोड़कर चला गया। उसने बात तक नहीं की वो काम क्यों छोड़कर गया है, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अब नंबर चेंज हो गए हैं। मुझे नंबर 4 से सीधा नंबर 1 बना दिया गया था, यानी अब उनका सीनियर मैं था। बाकी इतनी ईमानदारी से काम नहीं करते थे, कई बार सो जाया करते थे। बातों में भी उनकी कुछ ना कुछ कमियां निकाल दी जाती होंगी। यहाँ इतने ज़्यादा माइक लगे हैं, इतने ज़्यादा कैमरे लगे हैं, ऊपर तक ये स्क्रीन में देखते होंगे लोग। और वो आदमी सफ़ेद सूट वाला रशियन, वो यहाँ का मेन इंचार्ज लगता है। उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से मैं समझ गया था। अब मैं सीनियर बन गया था तो मुझे रूल बुक भी दे दी गई थी, पीछे वाले उस टनल्स में जाकर क्या क्या करना है। मुझे जब वो पढ़ने के लिए बड़ी सी किताब दी गई थी, पन्ने कम थे लेकिन मोटे थे, ऐसे थे जिसे फाड़ा तक नहीं जा सकता, और जो अक्षर भी लिखे हुए थे वो हर भाषा में थे। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। आखिर ऐसी किताब ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी।
वहाँ रूल्स बताए गए थे कि उन टनल्स में बहुत कुछ ऐसा नज़र आएगा जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। भूत, प्रेत, जिन्न, वो हर चीज़ें नज़र आएंगी। यह पढ़ते पढ़ते मैं मुस्कुराया था। यहाँ नीचे भूतों को कैद किया गया है जो मुझे भूत नज़र आएंगे। उसके बाद मुझे बताया गया यहाँ जो पाइप्स हैं वो चाहे टूटी हों चाहे ना टूटी हों, उन्हें छेड़ना तक नहीं है। अंदर जाना है, सिर्फ घूमना है, चेक करना है, और एक बड़ा डिब्बा जो मुझे कंधे पर उठाकर बिल्कुल पीछे तक लेकर जाना है, एक खास जगह पर रखना है, और जब रखना है उससे पहले आंखों पर पट्टी बांधनी है। और वो लास्ट पाइप है। लास्ट पाइप में कभी भी आंखें खोलनी ही नहीं है। रूल बुक मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद अब वो पीले वाला सूट मैंने पहन रखा था। कंधे पर उठाया वो बड़ा सा डिब्बा, वो काफ़ी ज़्यादा भारी था। उसमें जो भी चीज़ थी वो लुढ़क रही थी। कभी एक तरफ आवाज़ आती, कभी दूसरी तरफ आवाज़ आती। वहाँ मुझे 2 किलोमीटर तक चलना पड़ा था। जब मैं पीछे वाली टनल्स में पहुँच गया, वो टनल्स पहली बार देखी थी। यहाँ बड़े बड़े दरवाजे थे, उन्हें चाबियों से खोलना पड़ता था, और पीछे वाली टनल में जाने के लिए बड़े दरवाजे को खोलना पड़ता था। सीनियर के पास वो चाबी थी, आज मेरे पास भी थी। मैं इतनी नीचे तक आ गया, शायद यहाँ का सबसे खास इंसान मैं ही बन चुका हूँ, और मुझे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता तक नहीं। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँगा। मैं चाबी से खोलकर वो दरवाज़ा बिल्कुल पीछे तक लगा चुका था और डिब्बे को लेकर अंदर पहुँचा। जैसे ही वो रोशनी से बिखरी हुई टनल में अंदर की तरफ जा रहा, वहाँ जो पाइप थी वो जैसी कांच की बनी हुई थी। कांच की पाइप के अंदर से जैसे काले रंग का पेट्रोलियम मुझे साफ साफ नजर आ रहा था, बहकर निकल रहा है। यहाँ कोई बड़ी पाइप नहीं थी जिससे पेट्रोलियम जमीन से निकाला जा रहा हो। ये सारा का सारा पेट्रोलियम इन पीछे वाली टनल से निकल कर आ रहा था, छोटी छोटी पाइप के जरिए। लेकिन वो इतनी ज़्यादा थी ना कि बाहर वाली बड़ी पाइप में यहाँ से पेट्रोलियम निकल कर ऊपर तक जाता होगा। मैं सोच रहा था यहाँ छोटी पाइप क्यों लगाई हुई है, लेकिन फिर मैं टनल में घूमने लगा। जैसे ही उस टनल के एक मोड़ पर निकला था, वहाँ एक आदमी बैठा नजर आया था। वो काले रंग का आदमी था, शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन बाल इतने ज़्यादा थे जैसे कोई भालू हो। पहले तो मैं डर गया था कि ये भालू नीचे कैसे आ गया, क्या ज़मीन से निकल आया है। फिर लगा नहीं, ये भालू नहीं, कोई इंसान होगा, या ऐसा होगा कोई मूर्ति रखी गई होगी, कोई नकली रोबोट होगा। जब मैं करीब से गुजर रहा, वो सिगरेट पी रहा था। वो सिगरेट ऐसे पी रहा जैसे वो जिंदा हो। उसने अपना जब हाथ हिलाया था, मेरी सांस रुक गई थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। हरे रंग की आंखें, पुतलियां नहीं थी ये, हरे रंग की, जैसे कुत्ते की आंखें चमक रही होती हैं, ऐसी उसकी चमकती हुई आंखें थी। मेरी तरफ देखकर वो हंसा था और मेरी टांगें कांप रही थी। इस कंपार्टमेंट की ये पिछली वाली टनल्स में कोई नहीं आता, तो ये कौन है? क्या भूत प्रेत वाली बात सच तो नहीं? जब वो मुझे देखकर खड़ा हुआ था, उसका कद 8 फुट था। छत के करीब तक उसका सर पहुंच गया था, और मैं वो डिब्बा लेकर आगे की तरफ भागा। वो वहीं खड़ा था, कुछ बोला तक नहीं उसने, लेकिन मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। जैसे ही उसके अगले वाले मोड़ तक आया था मैं, वहाँ एक औरत एक दीवार को जैसे आर पार से निकालकर दूसरी दीवार तक पहुंच गई। ये कोई आत्मा थी जो एक दीवार से दूसरी दीवार में चली गई थी मेरी आंखों के सामने। और उस समय पहली बार मैंने महसूस किया था डर को, खौफ को। वो चीज़ जो सच में मेरी आंखों के सामने हुई, उसे मैं नकार नहीं सकता था। मैं डिब्बे को लेकर आगे की तरफ भागने लगा, और मुझे दीवारों से निकलते हुए वो हाथ दिखे थे, डरावने नाखून वाले वो हाथ जो मुझे पकड़ना चाहते थे। मेरे बचने का रास्ता एक ही था। वो जो टनल थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वो हाथ भले ही कंधे से बाहर निकले हुए थे, लेकिन इतने ज़्यादा लंबी बाजू नहीं थी कि मुझे पकड़ पाती। बिल्कुल बीच से मैं भागा निकलता गया, उन हाथों के जैसे करीब से बच गया था मैं। जब मैं आगे पहुंचा, मुझे छत से लटकती हुई कई लाशें दिखी थी जो मुझे छू तक रही थी लेकिन हिल नहीं रही थी। उनके करीब से उन्हें छूता हुआ मैं आगे बढ़ रहा। आंसू बह रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये कैसा खौफनाक काम है, ये कैसी दुनिया है जो धरती के नीचे बसी हुई है, और इस दुनिया में मुझे काम करना पड़ रहा है।
मैंने उस किताब को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, पहले कुछ पन्नों में ही हंसने लगा था। भूतों प्रेतों की बातों से हंसी निकल आई थी और मैं बस उसे बंद करके सोच रहा था, इसमें कोई काम की चीज़ तो बताई नहीं है। अब मुझे लगा उसे पढ़ लेना चाहिए था। मैं टनल्स में आगे गया। मुझे क्या क्या देखने को नहीं मिला। सर कटा आदमी जो घोड़े पर था, मुझे वो भी रास्ते में मिला था, और एक टनल के खुले हिस्से में जैसे ऊपर टनल फटी हुई थी और ऊपर आकाश नजर आ रहा था। दिन का वक्त था लेकिन यहाँ से आकाश में तारे नजर आ रहे। अंधेरा था जैसे ऊपर। मन कर रहा था यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन कहीं और ही जगह तो नहीं पहुंच जाऊंगा। मुझे ये पता नहीं था, इसलिए डरता डरता टनल के आखिरी हिस्से तक पहुंचा। क्या क्या नहीं देखा मैंने। और वहाँ आखिरी टनल के उस दरवाजे को खोलने से पहले मुझे पट्टी को आंखों पर बांधना था। मैंने पट्टी आंखों पर बांधी, वो चाबी लगाई, दरवाज़ा खुला। अंदर सांस की आवाज़ आ रही थी, सांस की। लेकिन मैंने कंधे पर रखा हुआ वो बड़ा सा डिब्बा वहाँ बिल्कुल बीच में रखा। पहचान बीच में ऐसे होती कि चारों तरफ ठंड लग रही होती। जहाँ पर गर्मी का एहसास होता वहीं डिब्बा रखना है और उल्टे कदम पीछे चलते ही जाना है। जब दरवाजे के बाहर निकल जाओ, पट्टी नहीं खोलनी है, दरवाजे को बंद करना है, चाबी लगानी है और उसके बाद वापस चले जाना है। दिन में बस यही काम करना है, फिर छुट्टी मिल जाएगी शाम के वक्त। आप बाकियों के साथ पीछे बातें कर सकते हैं। मैं पीछे की तरफ जो भागा था, मुझे ये टनल के जाल में रास्ता पता नहीं चल पा रहा था। पीछे वाले इस रास्ते में कभी मैं आया भी नहीं था, यह पहली बार था। यहाँ हर टनल में घूमते घूमते मुझे लग रहा मैं भटक गया हूँ। हर बार कभी कुछ नया नजर आता। चुड़ैलें डायने क्या चीज़ नहीं देखी थी मैंने बड़ी सी मकड़ियाँ देखी थी जिनके सर इंसान जैसे थे। ये पूरी टनल्स शैतानों से भरी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ का मुझे जैसे फ़ायदा हुआ, वो मुझ पर हमला नहीं कर रहे थे। मकड़ियों के करीब से गुजरा था मैं, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया, जैसे बस खुद को रोक लेते थे। मैं भागता रहा, लेकिन इन गोल गोल टनल्स में भटकने के बाद मैं 2 घंटे तक रास्ता ढूंढ ही नहीं पाया। फिर जाकर मुझे वो लटकते हुए हाथ दिखे और मुझे लगा ये तो वैसे ही है। वहाँ कई जड़ें ज़मीन से निकली हुई थी, उनकी पहचान मैं आसानी से कर सकता था। पाइप के सहारे जहाँ जिस दिशा में वो पाइप से पेट्रोलियम आगे बढ़ रहा था, मैं उस दिशा में भागना शुरू हो गया। और ये तरीका सबसे अच्छा था। जहाँ पेट्रोलियम आगे की तरफ बढ़ रहा उन पाइप्स में, वहाँ जाते जाओ और आगे वाले उस बड़े दरवाजे तक पहुँच गया। जैसे ही उस दरवाजे को मैंने खोला, उसके बाद चाबी लगाकर बंद किया, तब जाकर सांस ले पाया था। वहीं पर बैठ गया था मैं, इतना ज़्यादा थका, इतना ज़्यादा डरा हुआ। यहाँ राउंड लगाने के लिए मेरे साथी तो आएंगे, मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन फिर खुद को मैंने रोक लिया था। मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा है। वहाँ नियम बताए गए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एक बार उसे पढ़ लूँ। तभी मैंने अपना एक साथी देखा था जो मेरी तरफ भागा आ रहा था। मैं इस तरह यहाँ बैठा था जैसे मुझे कुछ हो गया हो। वो मुझे हिलाने लगा और मैंने अंदर से बोला, ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। उसने कहा, क्या हुआ? अंदर कुछ हुआ तो नहीं? जब हमारे सीनियर पहले भी आया करते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाया करते थे, यहाँ बैठे हुए मिलते थे। अंदर होता क्या है? मैंने कहा, मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझसे चला नहीं जा रहा। उसने मुझे कंधे पर जैसे उठा लिया, फिर मुझे मेरे कमरे तक लेकर आया था। उसने मुझे कहा था, आप आराम कीजिए, बाहर वाला पेपर वर्क मैं खुद ही कर लूँगा। मैं उस कमरे में बैठा, अब उस किताब को सामने रखकर पढ़ना चाहता था। मैंने वो बड़ा सूट खोला जिसे पहनने या खोलने में 5 मिनट तक का समय लग जाता था। मैंने वो सूट खोला, पास में पड़ा खाना खाने लगा, उसके बाद वो किताब को पढ़ने लगा। उसमें बताया गया था इन टनल्स में भूत प्रेत पिशाच देखने को मिलेंगे। जब तक आप अपना सूट पहने रहेंगे वो आपको कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपका चेहरा देख लिया तो वो टनल से बाहर भी आ सकते हैं, आपका पीछा करते हैं और पीछा ऐसा करते हैं कि आपको छोड़ते तक नहीं। इसीलिए सूट पहने रहना है। इसी के साथ साथ जितने भी नंबर वाले साथी हैं उनको भी अपना चेहरा नहीं दिखाना है। हो सकता है वो भूत प्रेत का इस्तेमाल करें और आपको मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। यहाँ भूत किसी के सगे नहीं हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना है।
वो डिब्बा हर रोज पीछे तक लेकर जाना है और वहां पट्टी नहीं खोलनी है। आप अगर पट्टी खोलेंगे उसके बाद आप मारे जाएंगे। आपको ऐसा काम करना ही नहीं है। ये कुछ नियम थे और आखिरी नियम ये था कि भूत प्रेत बात भी करना चाहेंगे अगर आप पहले उनसे बात करते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करते वो कोई जवाब नहीं देंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चुप रहना है। अगर आप बात करेंगे वो बोलना शुरू हो जाएंगे। जब वो बोलेंगे आपके लिए खतरा बढ़ता चला जाएगा। वो खतरा इतना भयानक हो सकता है आप मर भी सकते हैं। मैं वो किताब से इतना ज़्यादा डर गया था जितना मैं अंदर नहीं डरा था। गलती से मेरा चेहरा देखा, मैं मारा जाऊंगा। मेरा सूट खुला, मैं मारा जाऊंगा। अगर किसी और ने उसका इस्तेमाल किया तो मैं मारा जाऊंगा। यानी मरना हर तरफ से तय है। बचने का एक ही रास्ता है, अंदर जो हो रहा है उसे किसी को बताना नहीं है। जो सीनियर होता है वो अंदर चला जाता है और जूनियर बाहर रहते हैं। इसके बाद जब नया सीनियर बनता है तो वो भी बातों को छिपाता है। तो मैं भी बातों को छिपाऊंगा, किसी को बताऊंगा तक नहीं। 2 घंटे मैंने आराम किया था। उसके बाद मैं बाहर चला गया। सभी बहुत घबराए हुए थे, मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ। मैंने उनको कुछ बताया नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, जो भी अंदर हुआ मैं बता नहीं सकता। ये नियम है। जैसे ही मैंने नियम की बात की वो पूरी तरह से शांत थे। नियम यहाँ कोई नहीं तोड़ता। कहते हैं कि नियम तोड़ने वाले को मार दिया जाता है, यानी यहाँ भी मरना आता है। वो दिन मेरा इसी तरह से गुजरा था। मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। मैं उन्हें भी देख रहा था आखिर वो क्या क्या काम करते हैं। उनका काम कागजाती हुआ करता था। यहाँ जितना भी काम किया जाता है उसे नोट किया जाता था। वहाँ पाइप से कितना पेट्रोलियम गुजरा उसे नोट किया जाता था। कुछ बड़ी पाइप थी जो अंडरग्राउंड थी। इन पाइप्स के नीचे वहाँ से भी पेट्रोलियम निकलता था। मैं उनसे पूछ तक नहीं सकता था कि जो अंदर वाली कांच की पाइप्स हैं उन्हें क्यों लगाया गया है, लेकिन मैं देख ज़रूर सकता था। उसके बाद मैं अगले 3-4 दिनों तक वो काम करता रहा। वो बड़े डिब्बे को वहाँ देकर आना घबराहट से भरा होता था, लेकिन काम तो काम होता है, करना तो आपको पड़ता ही है। मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा डरा करता था, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तनख्वाह इतनी ज़्यादा मिल रही है, मैं ये काम छोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर डिमोशन नहीं होता, सीधा निकाला ही जाता है। या तो आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। एक ही रास्ता है आपके पास। इतनी ज़्यादा तनख्वाह शायद किसी डॉक्टर की भी नहीं होगी जो मुझे मिल रही थी, तो काम चुपचाप करना था। अगले 15 दिनों तक मैं वो काम करता रहा। भूतों के करीब से गुजर कर जाना, उन चुड़ैलों की आंखों में देखना। डरावना एहसास ज़रूर होता था, लेकिन एक उम्मीद थी, मैं बात नहीं करूँगा, मुझे कुछ होगा तक नहीं। लेकिन वो बात करने के करीब ही होते थे। वो चुड़ैलें इतने करीब से मुझे जैसे सूंघती थी। मैं बस डर सा जाता था। मुझे लगता अब मुझे मार देंगी, लेकिन वो सूंघती और दूर हो जाती। कुछ ऐसी चुड़ैलें थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, परियों के समान। मैं उन्हें डायन नहीं, चुड़ैल नहीं, कुछ और ही समझ रहा था। उनकी आंखें नशीली सी थी। वो भी मेरे करीब आती, जैसे मुझे चूमने की कोशिश करती, लेकिन छूती नहीं, बिल्कुल करीब से पीछे मुड़ जाती। मुझे डराया जा रहा था, जैसे धमकाया जा रहा था, लेकिन एक शब्द तक उनका सुनाई नहीं देता मुझे। लेकिन वहां अंतिम दरवाजे को खोलने के बाद उस कैबिनेट में वो पीछे वाली टनल में क्या है, उसके पीछे और टनल्स हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। ठंड क्यों होती है और एक खास जगह पर ठंड नहीं होती, उसकी वजह क्या है, मैं वो जान नहीं सकता था। पट्टी हमेशा आंखों पर बांध कर रखनी पड़ती थी। वो बड़े सूट के ऊपर ही पट्टी चढ़ा लेनी पड़ती, उससे आप बाहर देख ही नहीं सकते। तो मैं कैसे पता करता? डिब्बे को रखता, वहाँ से कुछ आवाज़ आती जैसे कोई ना कोई वहाँ भी मौजूद है। शायद सबसे खतरनाक जीव वहाँ पर होगा। सबसे खतरनाक क्या हो सकता है? कोई बड़ा शैतानी भूत होगा, या हो सकता है वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। मैं उसके बाद उस दरवाजे से बाहर आया था। पहली बार जांच कर रहा था मैं। यहाँ कोई माइक नहीं लगा था, कोई कैमरा नहीं लगा था। यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता कोई जान नहीं सकता। अगर यहाँ मैं कुछ कोशिश करूँ किसी को पता तक नहीं चलेगा। उसके बाद दरवाजे के आसपास मैं देखने लगा था। वहाँ वो कांच वाली पाइप्स अंदर की तरफ जा रही थी, बड़ी बड़ी पाइप्स भी अंदर जा रही थी। यहाँ अंदर से पेट्रोलियम निकलता है। अंदर कोई बड़ी मशीन लगाई होगी। यकीनन उस मशीन को देखना नहीं है,
शायद वो टेक्निक कुछ अलग होगी ताकि कोई देख ना सके जिससे पेट्रोलियम निकाला जाता है। मुझे क्या करना है? मैं उस पाइप को देखता रहा। उन चुड़ैलों के करीब से, उन डायनों के करीब से पिशाच क्या नहीं था वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो परियां मेरे करीब से गुजर रही थी, मैं रुक गया। मैं बस जानना चाहता था, क्या वो चुड़ैलें हैं जो खूबसूरत बनकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं, या असल में वो कोई स्वर्ग की परियां हैं जो यहाँ पर कैद की गई हैं इन भूतों की तरह ही। जब मैं उस परी के करीब था, मेरी ज़बान खुद ब खुद हिल रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी, उससे बात किए बिना यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? वैसे भी मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं लड़कियों से जैसे इम्प्रेस जल्दी हो जाता था, तो यहाँ कंट्रोल कर भी नहीं रहा था। मैं उसके करीब था, वो मेरे सामने आंखों में आंखें डाल वो देखे जा रही थी। ऐसे कोई परी आपकी आंखों में देखे तो आपको प्यार तो हो ही जाता है। वहाँ 10 मिनट बस उसकी आंखों में देखता रहा, फिर मैं वापस आ गया। वो मुझसे बात करने के लिए हाथ हिला रही थी। मैंने उससे बात नहीं की। अगले 1 हफ्ते तक बिल्कुल वैसा ही, उसके करीब से गुजरना, उसे देखना, उसे बात करने का जैसे एक मौका चाहिए था। मैं बिना बात किए उसे अपनी बात समझाऊं कैसे? मैं अब इशारों से बात कर सकता था, जैसे वो इशारे कर रही थी। मैं बात नहीं करूंगा तो वो बात नहीं करेगी। इशारों से तो समझाया जा सकता है ना। जैसे ही मैं उसके करीब था, मैंने हाथ हिलाया हाय के लिए। उसने भी हाथ हिलाया। मैं उसको कहने लगा कि तुम्हारा चेहरा काफ़ी खूबसूरत है, उसके चेहरे की तरफ इशारा करके। वो थोड़ी सी शर्मा गई। उसने मेरी तरफ भी इशारा किया कि तुम भी अच्छे दिखते हो। इसी तरह से इशारों से बातें चलती रहीं। उसके बाद मैं इशारे में उसे कहना चाहता था कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मुझसे इशारा थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा भद्दा। अब मैं दोस्तों के साथ रहता था, मैं कुंवारा था, हम वैसी बातें भी किया करते थे, तो गलती से मुझसे एक भद्दा इशारा हो गया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैंने ये गलत इशारा इस लड़की की तरफ कर दिया है, मैंने जल्दी से बोला माफ़ करना, माफ़ करना। मेरे मुंह से शब्द निकल गए और उसने सामने से जवाब दिया था, कोई बात नहीं, आखिरकार तुमने बात तो की। तब मैं इतना घबरा गया था, ऐसा लगा था मुझसे गलती हो गई। अब मैं मारा गया, अब मेरे बचने के कोई चांस नहीं है। मैं भागा, वो पीछे से आवाज़ दे रही थी, भाग क्यों रहे हो, इतना डर क्यों गए? मैं तो वहाँ से भाग निकला। अब मैं वापस चला गया था। मेरे साथी एहसास कर चुके थे कि मैं डरा हुआ हूँ। बार बार मैं कभी किसी फाइल को हाथ लगाता, कभी किसी दीवार को चेक करने लगता, कभी किसी पाइप को चेक करने लगता। वो समझ गए थे, लेकिन सवाल उन्होंने भी नहीं पूछा। अंदर जाने वाला ऐसी चीज़ें तो करता ही है ना। तब मैं वहाँ पर रुक गया। मैं इंतज़ार कर रहा था, आगे करूँ तो क्या करूँ। उस दिन मैं वहाँ दोबारा गया ही नहीं। अगले दिन डिब्बा लेकर जाना था। मैंने और टनल का चुनाव किया। दूसरी तरफ से जाऊंगा, पीछे जाना है, रास्ते तो बहुत सारे हैं। मैं दूसरी तरफ से गया, अंदर डिब्बा रख कर आ गया। अगले 10 दिनों तक मैंने ऐसा ही किया। मुझे कुछ नहीं हुआ था, कोई डर का एहसास नहीं। तो मुझे लगा शायद मैं दोबारा वहाँ जा भी सकता हूँ। अगर उसने मुझे कुछ करना होता, बोल तो मैंने दिया था, शायद उसी समय वो मुझे मार सकती थी, जैसा कि कहा गया है। लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। बहुत सारे ऐसे सच होंगे जो मुझे धीरे धीरे पता लगेंगे। मैं दोबारा उस तरफ से गया था अगले दिन, वो डिब्बा लिए हुए। जैसे ही मैं उसके करीब से गुजर रहा था, वो रो रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम इतने दिनों बाद आए? मुझसे बात पहली बार तो किसी ने की थी, तुम बात करके भाग क्यों गए? मैंने उससे बात नहीं की, मैं डरा हुआ था। पीछे से वो कह रही थी, शायद अब दोबारा तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। वो रोती गई। मैं डिब्बा रखकर जब वापस आया, पहले मैंने मन बना रखा था, एक बार वहाँ से गुजरूंगा, देखूंगा कोई नुकसान तो नहीं होता। लेकिन उसकी आंखों में आंसू देख मुझे लगा कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मुझे बोलना नहीं चाहिए था, इसकी सज़ा कहीं उसे तो नहीं मिल रही। जैसे ही उस लड़की के करीब से गुजर रहा था, वो रो रही थी। उसने कुछ नहीं बोला। इस बार मुझे लगा बात तो मुझे करनी चाहिए। मैंने बोलकर कहा, देखो मुझे माफ़ करना, मेरे कारण तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता। मुझे डर है, यहाँ मुझे खतरा होगा। वो खड़ी होकर कहने लगी, खतरा? किससे खतरा? तुमने सिर्फ मुझसे बात की है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैंने भी उससे कहा, देखो मुझे नहीं पता तुम नुकसान पहुँचाती हो या नहीं, लेकिन यहाँ जो जो चीज़ें मौजूद हैं क्या तुम्हें भी दिख रही हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा तो
ऐसी जगह पर अगर कोई भी आएगा तो डर तो लगेगा। भरोसा मैं किसी पर नहीं कर सकता। मुझे खास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किसी से बात नहीं करनी है। वो मुझसे गलती हो गई, मैंने वो गलत इशारा कर दिया था, इसीलिए मैं माफ़ी मांग पाया और तुमने बात शुरू कर दी। मुझे अब डर है, मुझे कोई खतरा तो नहीं। उसने कहा, कोई खतरा नहीं, मुझसे कोई खतरा नहीं। जब तक किसी और से बात करोगे नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं, इसीलिए तुम यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई जैसे फंसा हुआ है। जिससे बात करोगे वो तुमसे बात करेगा। जो खतरनाक होगा वो खतरा पैदा करेगा, जो खतरनाक नहीं है मेरी तरह वो खतरा पैदा नहीं करेगा। बस तुम बात करने के लिए क्या यहाँ आ सकते हो? मैं मुस्कुराया। कुछ समय उससे बात की। वो ज़रा भी डरावनी नहीं लगी, अच्छी बातें कर रही थी। लेकिन जब मैं वापस आया फिर सोच रहा था, उससे ये तो पूछा ही नहीं, क्या सच में वो स्वर्ग की परी है या कोई और ही है, या कोई डायन चुड़ैल तो नहीं जो खूबसूरत भी बन सकती है और उसका असली रूप कोई डरावना सा है। अगले दिन घबराता घबराता वहाँ गया था। डिब्बे को रखकर जब मैं वापस आ रहा था, वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके करीब में बैठ गया। वहाँ वैसी ही कई और परियां भी थी। ये जो टनल थी काफ़ी डरावनी सी थी। पेड़ ऊपर से नीचे की तरफ निकले हुए थे, जड़ें थी, रोशनी यहाँ बल्ब के कारण काफ़ी ज़्यादा थी। उससे बातें कर रहा। अब मैं उसके बारे में जानना चाहता था। तुम हो कौन? क्या तुम कोई चुड़ैल डायन तो नहीं? उसने कहा, चुड़ैल डायन नहीं, मैं एक स्वर्ग की परी हूँ जो यहाँ पर कैद हो गई हूँ। मैंने कहा, तो बाकी सब यहाँ कैद क्यों हैं? क्या जगह है ये, क्या चीज़ है ये? उसने कहा, ये दूसरी दुनिया की उल्टी परत है। जब लोगों को दफना दिया जाता है, तुम्हें क्या लगता है हर आत्मा ऊपर निकल जाती होगी? नहीं, कुछ सतह से नीचे की तरफ आ जाती हैं जो कैद हो जाती हैं। इसे उनकी सज़ा ही मानो। मैं भी वो सज़ा भुगत रही हूँ, इसी तरह ये आत्माएं भी सज़ा भुगत रही हैं। यहाँ पर कैद है और नियम में भी बंधी हुई हैं। ये जैसे कैदी हैं, और किसकी कैदी हैं अब तक हमें नहीं पता। आज़ाद हम कैसे हो सकते हैं, हम में से कोई नहीं जानता। जब इन टनल्स का निर्माण किया गया था, मैंने भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हम कैदी हैं, बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते। अब तक समझ नहीं आया परमिशन लेनी किसकी है। जैसे हमें रोक दिया जाता है, कोई शक्ति है जो हमें रोक देती है। क्या तुम पता लगा सकते हो मैं आज़ाद कैसे हो सकती हूँ? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मैं सीनियर से सवाल भी करूँगा तो फंसूंगा, और यहाँ मेरा सीनियर शादब एक ही बचा है। उससे सवाल करने से डर लगता है। मैं ऐसी नौकरी खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? मैं तुमसे बात करने के लिए हर रोज़ यहाँ आ जाया करूँगा। अगर तुम्हें खाने की पीने की कोई चीज़ चाहिए, मैं ला दिया करूँगा। वो थोड़ी सी मायूस थी, फिर मुस्कुरा दी। हर किसी की कोई मजबूरी होती है, मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझती हूँ। फिर मैं हर रोज़ उससे बातें करने के लिए जाया करता था, उससे सवाल करता था, इस दरवाजे के पीछे क्या है जहाँ पट्टी लगानी पड़ती है। उसने मुझे बताया नहीं। उसने कहा, मैं खुद नहीं जानती। ये पाइपलाइन का काम काफ़ी दशक पहले हुआ था। मैं तब से यहाँ पर कैद हूँ। कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, किसी ने मुझसे बात नहीं की थी, कई ने बाकियों से बात की। तुम पहले हो जो मुझसे बात कर पाए हो। उसने मुझसे बहुत कुछ जान लिया था, मैंने उससे बहुत कुछ जान लिया था। स्वर्ग कैसा है, वहाँ पर परियां कैसी रहती हैं, और परियां यहाँ धरती पर कैसे आती हैं, उसे कैद कैसे किया गया, बस उसका जवाब उसके पास नहीं था। वो मरी हुई नहीं थी, जिंदा थी, लेकिन कैदी थी, और कैद से वो बाहर निकल नहीं सकती थी किसी कारणवश। बस उसका यही सवाल था कि मैं यहाँ क्या करने आता हूँ। मैंने अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। हम दोनों के पास अब बस एक सवाल बचा था, उस बड़े दरवाजे के पीछे क्या है। वो जानना चाहती थी। वहाँ से ये बड़े बड़े तेल का बहाव आता है। हो सकता है कोई बड़ी शक्ति वहाँ पर मौजूद हो जो मुझे आज़ाद कर सकती है, जो बाकियों को आज़ाद कर सकती है। हो सकता है वहाँ कुछ है। क्या तुम देखने के लिए वहाँ जाओगे? मैंने कहा, मैं जाता तो हूँ लेकिन देखूंगा नहीं, ये नियम के खिलाफ है। अगले कुछ दिनों तक मैं उससे बातें करता रहा और उसने अपना दर्द मुझे बहुत बार बताया। मुझे लगने लगा था उसे इस दर्द से बाहर निकालना होगा। अगले कई महीनों तक मैं उससे बातें करता रहा, हिम्मत नहीं जुटा पाया पट्टी खोलने की, लेकिन कई महीने बीत गए। यहाँ का आदी हो गया था मैं। किसी भूत से नहीं डरता था, किसी मकड़ी से नहीं। कई बार भूतों को मुक्का मार दिया करता था जब मूड मेरा खराब होता था। वो मकड़ी का सर कई बार तोड़कर फेंका, वो उठाकर जोड़ लिया करती थी। किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया था।
मेरे हालात तो ऐसे हो गए थे कि मैं अब बात नहीं करता था। मैं उन मकड़ी को काम पर लगा देता था, उन हाथों को काम पर लगा देता था। मकड़ी मैंने जैसे किराए पर रख ली थी, उसे सर से खींचता था, अपने साथ पीठ पर रखता था। वो बड़ा सा डिब्बा जो हाथ मुझे पकड़ने के लिए आते थे, उन्हें खींचकर दीवार से तोड़ डाला था, मकड़ी की पीठ पर लगा डाला था ताकि वो डब्बे को पकड़े रहे, वो गिर ना जाए। इस तरह से मैं वो काम किया करता था और वो लड़की हंसा करती थी। इतने महीनों में हर एक चीज़ से डर खत्म हो गया था। एक खास चीज़ का पता लग गया था, यहाँ ना तो कैमरे हैं ना माइक है, यहाँ मैं जो भी करूँगा किसी को पता नहीं चलता। कई बार मैंने गलती की थी, कई और प्रेत से बात करने की गलती की। वो भी मुझसे बात करना चाहते थे, अपनी आप बीती सुनाया करते, वो शक्तियाँ दिखाया करते। मैंने पूछा था, जो छत पर अंधेरा नजर आता है वो क्या है? उन्होंने कहा था, ये दूसरी दुनिया का रास्ता है, ऊपर से निकल जाओगे तो दूसरी मुर्दों की दुनिया में होगे, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वहाँ कई मुर्दे मिलेंगे, जाना मत, खतरा बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर जितने मुर्दे हैं वो नियम में बंधे नहीं हैं, कच्चा चबा जाएंगे। मैं वहाँ से देखा करता था दूसरी दुनिया को, थोड़ा सर निकाल कर, फिर वो ठंडी हवा मुझे नीचे धकेल देती। इस तरह उन टनल्स में शैतान रहते थे और उन शैतानों से दोस्ती कर चुका था मैं। अब इतने महीनों में उस लड़की का राज और इन भूतों का राज जानने के लिए हिम्मत की थी मैंने। आज पहली बार दरवाज़ा खोलने से पहले वो जो पट्टी बांधी हुई थी ना, उसके ऊपर छोटा सा छेद कर दिया था मैंने। छेद ऐसा किया कि किसी को पता ना चले। अब उससे मैं अंदर देख सकता था। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर डब्बा लेकर मैं अंदर पहुंचा था, अंदर देखा मैंने, टनल्स का जाल नहीं था, एक बड़ा कमरा था, जैसे बड़ी गुफा बनी हुई, उसका अंत, और सामने एक कुर्सी थी और कुर्सी पर एक छोटा सा सिकुड़ा सा, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बैठा हो। अब वो ऐसे बैठा था जैसे मरा हुआ हो। मुझे लगा ये कब से यहाँ आकर मर गया होगा, इसकी लाश तक को बाहर नहीं निकाला गया। मैंने इधर उधर पाइप देखी, कहाँ से पेट्रोलियम बाहर की तरफ निकलता है। मैं हैरान था, वो पाइप जमीन की तरफ नहीं जाती थी, वहाँ खुली हुई थी, जैसे कोई हाथ से वहाँ पेट्रोलियम डालता हो, लेकिन 2-3 फुट पीछे पेट्रोलियम निकलकर बाहर की तरफ जा रहा था, हवा से पैदा हो रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, ये चीज़ क्या हो रही है? असंभव, असंभव, पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, हवा से पैदा थोड़ी ना होता है। मैं डिब्बा रखकर वापस आ गया था। उसी परी से कुछ समय बात की थी मैंने। ऐसा है वहाँ, वो कह रही थी, वो बूढ़ी लाश नहीं होगी, शायद वो कोई शक्तिशाली चीज़ है, शायद कोई ऐसी शक्तिशाली चीज़ जो पूरी जगह को चलाती है, तुम्हें उससे बात करनी होगी। मैंने कहा नहीं, उससे मैं बात नहीं करने वाला। 3 दिनों तक मैंने मना किया था, उस लड़की ने मुझे मना ही लिया। लड़कियां जल्दी ही हम लड़कों को मना लेती हैं किसी भी काम के लिए। मैं वहाँ मौत का इतना बड़ा खतरा लेकर गया था। मैं अब उस छेद से इधर उधर देख रहा, मैं सिर्फ डिब्बा रखकर वापस नहीं आ रहा था। चलते चलते कुर्सी के पास पहुंचा, वो बूढ़ा हिला था, जैसा उसने बताया वो जिंदा होगा, सच में ये जिंदा था। मेरी तरफ देखकर उसने इशारा किया था, तुम यहाँ क्यों आए हो? इशारे में उसने कहा था और मैंने भी हाथ ऊपर की तरफ कर दिए, इशारे में ये कहा था, नहीं नहीं, मैंने गलती से किया। और तभी मुझे महसूस हुआ, वो जान गया मैं उसे देख सकता हूँ, हो गई गड़बड़। उसने अब बोलकर कहा था, देख तो लिया है तुमने, अब खतरे में तो तुम हो। मैं घबरा गया, मैंने पट्टी उतारी, हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, तुमने ना सिर्फ देखा, मुझसे बात भी कर ली। मैं रोने लगा, मुझे मारना मत, मैंने गलती कर दी, मुझे मारना मत। अब वो हंसता हंसता कहने लगा, पागल हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं क्यों मारूंगा? इतने समय बाद तो कोई आया है जिससे मैं बात कर पाया हूँ, अब तुमसे मैं अच्छे से बात कर पाया, बताओ तो क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मारना मत। ने कहा, ठीक है तो जा सकते हो, भागो, निकलो यहाँ से। उसके बाद मैं उल्टे पांव वहाँ से बाहर निकला। यही बात मैंने उस लड़की को बताई और वो कहने लगी, यकीनन वो कोई शक्ति है, उसने तुम्हें मारा नहीं, कुछ ना कुछ तो उससे फ़ायदा ले सकती हो ना। हो सकता है वो महान जिन्न हो जो कहते हैं बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करके रहते हैं। ये
जिन्नात की दुनिया है, अलग धरती के नीचे बनी हुई। यहाँ ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिनकी शक्तियाँ बड़ी होती हैं, और ये शक्तिशाली जिन्नात उनमें से एक है। बहुत छोटे होते हैं लेकिन हमारे मुकाबले तो ताकतवर है ना। दोबारा बात करो उससे। उसने फिर से मना लिया मुझे। उसी दिन मैं वापस गया था और दरवाज़ा खोलते ही वो कहने लगा था, अब क्या करने आए हो? डिब्बा लेकर नहीं आए? वो तो सुबह दे दिया, अब अगला काम तो कल का है, अब क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये डिब्बे से सामान नहीं खाता, तुम जैसे इंसानों को खाता हूँ? तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस जानना चाहता हूँ ये भूत प्रेत यहाँ क्यों है? उसने कहा, तुमने ये मांगा तो ये मिला तुम्हें। यहाँ भूत प्रेत मेरी शक्ति के कारण कैद हैं। मैंने उन्हें खुद कैद किया हुआ है। मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। अकेलेपन का एहसास नहीं होता, उन्हें देखता रहता हूँ जैसे अब खिलौनों के साथ खेलते हैं। मान लो मैं उनके साथ खेलता हूँ। पूरा इलाका मेरा है और इस इलाके में हर रूह तक मेरी है। मैं थोड़ा घबराया था, लेकिन बातों बातों में उसने मुझे ये कहा कि मैं एक जिन्नात हूँ। जो तुम मांगते हो मैं देता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम सच में वो दोगे जो मैं मांगूंगा? उसने कहा, पहले भी तो दिया है। तुम्हें क्या लगता है ये तेल जमीन से निकलता है? ये मैं देता रहता हूँ, अटूट अटूट हिस्सा देता हूँ मैं। कहाँ से निकल रहा है? मेरी शक्ति से ही तो पैदा हो रहा है, जो ऊपर तक जा रहा है। मैंने देखा वो सच बोल रहा था। उसके बाद मैंने उससे कहा, तो यहाँ पट्टी बांधने को क्यों कहा जाता है? डिब्बा क्यों दिया जाता है? उसने कहा, मैं दूसरे के लिए चीज़ बना सकता हूँ, खुद के लिए चीज़ नहीं बना सकता। मुझे भूख लगती है, भले ही मैं मरूंगा नहीं, लेकिन खाने का मन करता है, तो ये डिब्बा हर रोज़ दिया जाता है ताकि मैं खा पाऊँ। यहाँ से बाहर मैं निकल नहीं सकता, मैं कैदी हूँ यहाँ का, इसीलिए मैं खाना यहीं खाता हूँ। मुझसे जो मांगोगे मैं देता हूँ, जैसे तेल दिया है। इतना सुनकर मैं बाहर आ गया था। मैंने उस लड़की को आधा ही बताया था, वो जानना चाहती थी। उसके बाद कई दिनों तक मैं वहाँ जाता रहा। पट्टी को मैं नीचे कर देता, किसी को कुछ पता नहीं चला। मुझे काम से निकाला नहीं गया, शायद किसी को पता चलता ही नहीं अंदर कौन से कैमरे हैं। मैं उस जिन्न से छोटी छोटी चीज़ें मांगने लगा था, वो दे रहा था। फ़ोन, पैसे, वो छोटी छोटी हर तरह की चीज़ दे सकता था मेरे हाथ में। वहाँ से मैं बाहर ले जाता। कई बार मैंने डॉलर्स लिए थे, कई बार दिहराम लिए थे, बहुत सारे पैसे हर रोज़, जिन्हें छिपाकर मैं ऊपर ले जाता, अपने कमरे तक घर भेज सकता था मैं। यानी जिन्न से मेरी दोस्ती हो गई, किसी को पता तक नहीं था, और मुझे लगा मैं इस तरह धीरे धीरे अमीर हो जाऊंगा। कुछ समय काम करूंगा, ऐसा ही तेल वाला अपना कुआं भारत में निकलवाऊंगा इससे। अब यहाँ आने की क्या ज़रूरत? मैं अपने घर के पीछे उससे कहूँगा पाइप से तेल निकालना शुरू कर दे, वो निकाल देगा। वहीं पर मैं तेल का कुआं बनाऊंगा, शेख बन जाऊंगा, भारत का शेख। धीरे धीरे पैसे मांगता रहा और एक बार तरस आ गया उस लड़की पर। मैंने उस जिन्न को कहा था, उस लड़की को आज़ाद कर दो। क्या तुम आज़ाद कर सकते हो? मैं उससे दोस्ती कर चुका हूँ, भले ही वो मुझे पसंद करे या ना करे, बाहर निकलते ही मुझे छोड़कर भाग जाए या नहीं, लेकिन उसकी दोस्ती चाहता हूँ, उसे आज़ाद करना चाहता हूँ। उसने कहा था, आज़ाद मैं यहीं पर करूँगा। तुम सोचो, बैग में डालकर ऊपर लड़की को लेकर कैसे जाओगे? मैं सोच में पड़ गया। हाँ, ये बात तो सही है, क्या तुम ऊपर नहीं छोड़ सकते? उसने कहा, नहीं, मैं जो भी देता हूँ यहाँ से देता हूँ, करीब से। तुम्हें जो भी चाहिए मैं यहाँ से देने को तैयार हूँ। कर दूँ आज़ाद, अभी उस लड़की को आज़ाद कर दूँगा, यहाँ पहुँच जाएगी, फिर अपने साथ ले जाना। मैंने कहा, नहीं, इतनी भीड़ से कैसे लेकर जाऊँगा? वो तो सोचेंगे मैं अय्याशी करने के लिए नीचे तक लड़की को ले आया, वो समझ नहीं पाएंगे, मैं तो फंसूंगा। यहाँ पर सज़ा भी बहुत बुरी होती है, हाथ काट देंगे, पता नहीं क्या क्या काट दें। अगले कई दिनों तक मैं सोचता रहा था। उस लड़की से बात भी की थी, उसने भी मुझे रुकने को कहा था। उसने कहा था, प्लानिंग पूरी करनी होगी, ऐसा ना हो यहाँ से तुम आज़ाद करवा दो और ऊपर कोई मुझे पकड़ ले, वो फिर से मुझे कैद कर दे और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी ना मिले। मैं अगले एक हफ्ते तक प्लान बनाता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर तक जाने का रास्ता था ही नहीं। अगर मैं नीचे से शराब की एक बोतल भी बैग में डालकर ऊपर लेकर जाता, सिक्योरिटी चेक में वो भी पकड़ी जाती। बाहर कुछ ले जाया नहीं जाता था,
जेब में डालकर वो नोटों की गड्डियां बाहर तक लेकर जाता था। किसी को शक नहीं होता था, नीचे नोटों की गड्डियां थोड़े ना रखी हैं। उन्हें लगता मैं घर से लेकर आया हूं, वापस लेकर जा रहा हूं। इस तरह से मैं पैसे ले जा सकता था, कुछ सोना ले जा सकता था, लेकिन लड़की को भी ले जाना चाहता था। मैं अब उस जिन्न से पूछ रहा था कैसे कर सकता हूं। उसने कहा जिन्नात की शक्ति लेकर। मैंने कहा जिन्नात की? उसने कहा तुम्हें भी मैं जिन्न बना सकता हूं। तुम जिन्न बन जाओगे तो अपने लिए सब कुछ कर पाओगे, लेकिन दूसरा मांगेगा तो वो लड़की तुमसे मांगेगी, फिर उसे जो मर्जी देना चाहो देते रहना। क्या ये सही है? मैंने सौदा कर लिया, ये अच्छा सौदा है। मैं जिन कैसे बनूंगा? बना दो, मुझे जिन बना दो, जिन की शक्तियां दे दो। उसने कहा नहीं, तुम्हें मेरी कुर्सी पर बैठना होगा। ये जिन्नात की कुर्सी है, यहाँ तुम्हें मेरी आधी शक्तियां मिल जाएंगी। लो शक्तियां और करो ऐश। मैं उसकी बातों में आ गया था। जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा मेरा शरीर सिकुड़ा सा छोटा सा हो गया। मैं बूढ़ा हो गया था। सामने से उसका तगड़ा शरीर मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ देख रहा और कह रहा, तुम भी फंस गए जैसे मैं फंसा था। यही तो हमारा काम है। तुम्हें क्या लगा तुम इंजीनियर तक नहीं हो? तुम्हारी किस्मत तेज है जो तुम नीचे आ गए। उन्हें ईमानदार चाहिए होते हैं जो जिन्नात की कुर्सी पर बैठकर जिन्नात बन सके। इसी तरह दशकों से यहाँ तेल की खेप निकाली जाती रही है जिन्नात की शक्ति से। जिन्नात कोई प्राणी नहीं होता, सिंहासन होता है, सिंहासन जैसे कोई कुर्सी। अब तुम बैठे हो, तुम जिन्नात हो और इंतजार करना आगे आने वाले का। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं पुराना वन। तुम्हें क्या लगा मैं काम छोड़कर चला गया? मैंने भी तुम्हारी जैसी गलती की थी। तुमने लड़की के लिए गलती की, मैंने पैसे के लिए गलती की थी। ये कहकर वो वहां से जा चुका था। मैं जिन्नात था, लेकिन यहां अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता था। जिन कैदी की तरह होते हैं, सामने वाला मांगता है आप दे सकते हैं। जिन अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं उस लड़की को आजाद तक नहीं कर सकता था। वहां मैं कैद रहा था। उस परी की आंखों को देखना चाहता था, लेकिन देख ही नहीं पा रहा था। अगले 8 महीनों तक मैं कैद रहा और 8वें महीने एक लड़का जो जिन्न बनकर अपना बड़ा घर बनाना चाहता था दूर, उसके लिए मैंने उसे फंसाया। मैं आज़ाद था, वो जिन्न था। ना तो नुकसान पहुंचा सकता था और अगले वन का वो भी इंतज़ार करता। इस तरह मैं वहां से निकला था मास्क पहनकर, जैसा कि हमेशा होता आया है। उस परी के करीब से गुजरना चाहता था, हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैं उसे आज़ाद नहीं कर सकता था। उसे आज़ाद करवाने के लिए शायद मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ता। इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं थी हमारी। चुपचाप मैं वहां से निकला। इस तरह से मुझे रोका गया, बात की गई और उस रशियन ने कहा था तुम्हारा काम खत्म, अब तुम अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। जितनी तनख्वाह बनती थी वो तुम्हारे अकाउंट में डाली जा चुकी है। बाकी जो उससे ले चुके थे, सोना पैसा, मुझे नहीं पता क्या क्या लिया तुमने, लेकिन वो भी तुम्हारा है, जहां भी तुमने छिपाया हो। काम यहाँ ऐसे ही होता है, हर किसी ने ऐसा किया है। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? वो मुस्कुरा रहा था और मुझे जाने के लिए कह दिया गया। पैसे मेरे पास काफ़ी आ गए थे जो मैंने उससे लिए थे, और बाकी इतनी तनख्वाह जो मैंने कमाई थी। इतने महीनों बाद मैं घर पहुंचा था तो माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। इस कहानी के बारे में मैंने जिसको भी बताया वो हंसी में इस बात को उड़ा देता। जिन्न से तेल निकालते हैं? अबे तू पागल है? सऊदी अरब में रेत से तेल निकलता है, ज़मीन के नीचे पुराने ज़माने के जो पेड़ थे ना, जो दब गए थे, उनसे पेट्रोलियम बनता है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, जो मेरे साथ हुआ मैं बता चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको भी बता चुका हूँ। आप भी बस कहानी मानकर यही सोच रहे होंगे कितनी बेढंगी सी कहानी है, कितनी अजीब सी कहानी है। जिन्नात ज़मीन के नीचे, जिन्नात की दुनिया। आप भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होंगे। जिस तरह से मैंने सारी दुनिया को सच बताने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे पागल ही माना गया। कहीं आप भी वहां ऐसा काम तो नहीं कर रहे? आपको भी
प्रमोशन तो नहीं चाहिए?